नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। सोचिए आपके पास एक सुबह कॉल आए और आपसे पूछे कि भैया आप भूखे हैं। आपका जवाब होगा कि हाँ यार, लंच टाइम हो रहा है, भूख तो लगी है, बताइए क्या बात है, और कॉल कट जाए। समझ जाइएगा कि आपने भारत को शर्मिंदा कर दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज एक ऐसी रिपोर्ट की चर्चा है जो तैयार की गई है इस प्रकार के कॉल से कि आपसे पूछा जा रहा है, हाँ भैया भूख लगी है? बोले हाँ भाई साहब लगी है, टाइमिंग हो गया है, हमारे लंच का हमारे डिनर का, भूख लग गई है। बोले ठीक है। और ऐसे में जैसे अब नवरात्रि चल रही हो तो उस समय कोई पूछ ले तो हाँ भाई लग रही है, ठीक है। तो भाई ऐसे में अगर आपने जवाब दिया और आपके जैसे 3,000 लोगों के फोन पे दिए गए जवाब से देश को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ गया। आगे से जब भी कोई फोन आए तो संभल कर जवाब दें, क्योंकि आपके गलत जवाब के चलते हो सकता है कि इंडिया की लिस्ट दुनिया में जैसे आज 3 अंक पर पहुंच गई है। 127 देशों में हमें 105वां सबसे बड़ा भूखा देश बताया गया है। कहा गया है कि भुखमरी के हालात यहां पर दुनिया के कुल 127 देशों में 105वें नंबर पर हैं। और तो और कहते होंगे आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, कहते होंगे कि हमने फलाने सिंह को अनाज भेजा, हमने उसको दवा भेजी, हमने उसकी मदद करी, लेकिन आप अपने जिनको मदद भेजते हैं उनसे भी ज्यादा भूखे हैं। आंसर यह है कि बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे ऊपर हैं भाई। जिनको आप अनाज भेज रहे हैं वो आपसे ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में भारत को लेकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यह रिपोर्ट काफी ज्यादा मायने रखती है। आपको ज्ञात हो कि दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए कि दुनिया को अगर वाकई में खुशहाल बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, आने वाली पीढ़ियों को भी जो आज है वो मिलता रहे, सतत बनता रहे, ऐसे में गोल रखा गया हंगर का कि हंगर को मिटाना है। हंगर को मिटाना है तो पहले पता तो चले कि दुश्मन क्या है। बोले भूख है। तो भूख है तो इससे निपटा कैसे जाए? तो बोले इससे निपटने के लिए हम कुछ टारगेट एरिया डिसाइड करते हैं, पहले पता लगाते हैं कौन कितना भूखा है। और इसी को करते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जन्म हुआ। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को सीरियस कैटेगरी का भूखा बताया गया है कि भाई साहब इंडिया वाले बहुत ज्यादा भूखे हैं। और हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से कई देश काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। बोले इनको कोई टेंशन नहीं है, इनके पेट भरे हुए हैं। तो आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि 3,000 लोगों के मात्र कॉल पर दिए जवाब से अगर ये तय हो जाए कि आप कितने भूखे हैं तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, केवल कॉल ही नहीं और भी कारक हैं, लेकिन जो और कारक हैं उन कारकों को आप भूख से जोड़कर जब बताते हैं तो फिर वो एक शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। सोचकर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, और वो आंकड़ा सरकारी उपलब्ध है कि हाँ भाई 1,000 में से जन्म के बाद इतने बच्चे मर गए, लेकिन उसको सीधा जोड़ दिया गया कि ये तो भूख से मरे होंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन वाकई में एक उनमें से कारण हो सकता है, लेकिन बीमारियां भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं, लेकिन सीधा जोड़ दिया गया कि ये भूख से मारे गए होंगे। ऐसे ही आज हमारे देश में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है कि हमारे देश के बहुत से लोग अलग अलग हाइट, कलर, विड्थ, वजन सबके पाए जाते हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा साइड के लोगों को अगर देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से उनकी कद काठी, शरीर की बनावट काफ़ी मजबूत होती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के लोगों को देखेंगे तो थोड़े वो लीन होते हैं, हाइट में थोड़े कम होते हैं। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करने लगे कि कौन से क्षेत्र के लोग लंबे, कौन से छोटे, तो भारत तो विविधताओं का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन इनका पैमाना है कि 5 साल के बच्चे की औसत हाइट कितनी बढ़ी, इससे हम जज करेंगे। भाई वो कौन सी जगह का बच्चा है ये भी देखना जरूरी होता है। ऐसे में ये भी चेक करेंगे कि 5 साल के हिसाब से इसका वजन ठीक बढ़ा या नहीं बढ़ा। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमारे देश के अंदर सब कुछ एकदम सही चल रहा है, लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि इतने सारे प्रयास और दुनिया भर की चीज़ों को हम दुनिया को भेजते हों और हमें ही सुनने को मिले कि तुमसे अनाज खा के सामने वाला भुखमरी से लड़ाई लड़ गया और तुम जो है ना वो ऐसे की ऐसे रह गए। इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स बड़ी न्यूज़ बन जाता है। आज हमारे पड़ोसी देशों में हमसे ज़्यादा बरकत देखी गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनकी रैंकिंग अच्छी है, और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि 2014 में हम लोग 55वें नंबर पर आते थे और आज हम 105वें नंबर पर आते हैं। विचार कीजिए कि 10 साल में ऐसा क्या हुआ, सरकार ने बच्चों को दबा के छोटा कर दिया, या उनका वजन कम कर लिया, या फिर सरकार ने उनके खाने में से थाली छीन ली। ऐसी में सारी चीज़ें बहुत सारी जानने लायक होती हैं, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान हो या नेपाल हो या फिर म्यांमार हो, सबको अपनी तरफ से मदद भेजी है। ऐसे में जब हम अपने देशों को जिनको मदद भेजते हैं उनकी हालात अपन से अच्छे पाते हैं तो चिंता का विषय तो बनता ही है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिर से एक बार भारत को 105वां रैंक दे दिया गया है। भारत सरकार तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि यार
मतलब अगर तुमने 5 साल पहले, मतलब 10 साल पहले रिपोर्ट ली होगी कि 5 साल से नीचे कितने बच्चे मरे, या फिर किसकी हाइट छोटी रह गई, या किस, तो अगले 5 साल तक भी तो कुछ ना कुछ उसी आंकड़े का फर्क पड़ना चाहिए था। सरकार चेंज हुई, अचानक भूखे हो गए आप, तो बोले यार ये तो सीधा सीधा इमेज को टार्निश करने का तरीका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें स्थान पर आए हैं और हमारे पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में पाए गए हैं। भारत के बच्चों की बढ़ती हुई, मतलब घटती हुई हाइट उनकी चिंता का विषय है। आपको यह जानना होगा कि अल्टीमेटली ये चेक कैसे करते हैं कि आप कितने भूखे हैं, इनका जांच करने का तरीका क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली केवल इतना सा कह देना कि हाँ भाई भूखे हो, इससे तो आंकड़े तैयार नहीं किए जाते होंगे। तो फिर ये क्या क्या मानते हैं, सारी बातें मैं डिटेल में बताता हूं। पहले के लिए फिलहाल आंकड़े जान लो, कौन सी संस्था है जो इसे निकालती है ये जान लो, इसका इंपैक्ट क्या है, सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल हम 127 देशों में 105वें स्थान पर आए हैं। लास्ट ईयर हमारी रैंक 111 थी, हमने तुलनात्मक रूप से सुधार किया है। 111 थे हम 125 देशों में। 2022 में हम 121 देशों में 107वें नंबर पर थे, तो तुलनात्मक रूप से रैंक में कुछ सुधार इन्होंने दिखाई है। अब जैसे होता है ना कि आपकी रैंक ये आई, अब जरूरी नहीं है कि आपके नंबर कितने आए हों। जैसे इसको आसान करके समझते हैं, 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर में से 50 नंबर पाने वाला बच्चा रैंक 1 पर हो सकता है। भाई टेक्निकली हो सकता है कि बाकी जिनसे कंपटीशन था उनके 50 से कम नंबर आए हों, तो मार्क अलग होते हैं और रैंक अलग होती है। एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे ही है कि रैंक अलग होती है और मार्क्स अलग होते हैं। हमको मार्क्स कितने मिले हैं, हमको मार्क्स मिले हैं 27.3, और 27.3 नंबर पाकर के हम 105वें नंबर पर हैं। तो सर हमारे नंबर बढ़ने चाहिए थे कि घटने चाहिए थे, मतलब रैंक सुधारने के लिए क्या होगा, तो यहां पर रिवर्स चलता है। अगर आपके नंबर घट रहे हैं, यानी कि 27.3 अगर आपको स्कोर मिला है, अगर आप इसको 27.3 की जगह 26.3 कर लिए होते तो आपकी रैंक इंप्रूव हो गई होती, यानी कि आपका नंबर घटना यहां पर रैंक भी सुधारता है। ठीक है, अगर आप लेकर के इसको 5 तक पहुंच गए तो हो सकता है आप टॉपर कंट्री में आ जाएं, यानी कि आप उन देशों में शामिल हो जाएं जिनके पास भुखमरी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान केवल वो दो देश ऐसे हैं जो तुलनात्मक रूप से हमारे आसपास हैं। इस लिस्ट में हमें 27.3 नंबर मिले हैं। अगर हमारा आंकड़ा 35 नंबर क्रॉस कर जाता, यानी कि इस पेपर में आप 35 नंबर पा गए होते, तो आपकी स्थिति चिंताजनक, अलार्मिंग हो जाती। और अगर आप 50 से ज़्यादा नंबर पा गए होते तो आप एक्सट्रीम अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच जाते। फिलहाल हम सीरियस कैटेगरी में हैं और 34.9 अंक तक जब हमें मिलते रहेंगे इसके आंकड़ों में, हम तब तक सीरियस कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे। इधर मिनिमम 20 तक हम सीरियस कैटेगरी में हैं, उससे नीचे मॉडरेट है और 10 से नीचे जो है वो लो को रखा गया है। तो 105वें अंक पाकर के हम लोग टिके हुए हैं। ये सारे देशों की लिस्ट है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये देखना चाहेंगे कि सर टॉप किसने किया है, क्योंकि हम लोग अपने बारे में ये जानते हैं कि हमारे नंबर कम आए तो दुख होता है, लेकिन हमारे मित्र के नंबर ज़्यादा आ जाए तो और दुख होता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि मित्र है कि पड़ोसी है जो आपसे बढ़िया नंबर पा गया है। तो साहब यहां पर टॉप 20 देश ऐसे रखे गए हैं जिनके नंबर 5 से कम आए हैं। 5 से कम आए हैं, दैट मीन्स वो टॉपर हैं, टॉप 20 हैं। कौन से देश हैं, तो सबसे ऊपर है बेलारूस, लुकाशेंको वाला बेलारूस, यानी कि रशिया की आधी कटी रोटी, जो एनी टाइम जाना जाता है तानाशाही के लिए, वो बेलारूस, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर केवल एक ही आदमी है, लुकाशेंको, और जब से ये देश बना है तब से लेकर अब तक वो सरकार चला रहा है और वोटिंग भी उसके पक्ष में 99% होती है। तो यानी कि पूरी तरह से फ्रॉड काम चलता है। फिर भी उस देश के लोग सबसे ज्यादा तृप्त हैं, यानी उनको भूख नहीं है। भाई साहब बेलारूस इस लिस्ट में टॉप कर गया है। उसके बाद में टॉपर्स के लिस्ट में आता है बोस्निया और हर्जगोविना। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैप में इसे लोकेट भी ना कर पाए कि ये कहाँ है। फिर आता है चिली, फिर आता है चाइना, हमारा पड़ोसी 140 करोड़ की बराबर आबादी रखने वाला देश। वहां कोई भूखा नहीं है, सब मोमोज खा के खुश हैं। इसके बाद में कोस्टारिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, नाम में हंगरी है लेकिन भाई साहब पेट भरा है, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनाग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, रशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की, यूएई, उरुग्वे और उज्बेकिस्तान। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि गरीबी के लिए चर्चित होते हैं, वो हमसे ज्यादा पेट भरे हुए पाते हैं, उनके पास में कोई भुखमरी नहीं है। टेक्निकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सब वो देश हैं जो कि उत्तर की तरफ हैं,
यहां पर लोगों की बिल्ट नेचुरली स्ट्रांग होती है, इनकी हाइट अच्छी होती है, इनका सुडौल शरीर होता है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ चलने पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो उत्तर की तरफ यूरोप में जो उत्तरी यूरोप वाला हिस्सा है, अक्सर ये सारे वही लोग हैं जो हाई कदकाठी वाले हैं, और ऐसे में ये लोग इनकी नज़र में भूखे नहीं हैं। अब आप पूछेंगे सर कदकाठी को आप भूख से क्यों जोड़ रहे हो? मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कदकाठी भी इनका पैमाना है भूख को नापने का। इनका पैमाना जो है ना, उसे जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। इनके 4 पैमाने हैं भूख को नापने के। 4 पैमाने में पहला पैमाना है अंडर नरिशमेंट, कि आपकी कितना कुपोषण का स्तर है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि 5 साल के बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए थी उससे अगर कम रह गई तो चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, जितना 5 साल के बच्चे का वजन होना चाहिए था उससे कम रह गया तो चाइल्ड वेस्टिंग। और जो चौथा क्राइटेरिया है इनका वो है वो कॉल, क्या भैया, सॉरी, चौथा जो तरीका है वो इनका वो है क्या बोलते हैं उसको, बच्चे का बचपन में मर जाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी। कि अगर बच्चा 5 साल की उम्र से कम में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो सरवाइव नहीं कर पाया तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें जांच करके ये लोग अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। इनमें से जो आंकड़े हैं ना वो इस तरह से दिए जाते हैं इनके द्वारा। 1/3 मैटर करता है अंडर नरिशमेंट, कि भूखे हो। वो जो 3000 लोगों को गैलप के थ्रू कॉल आता है जिसमें वो पूछता है कि भाई साहब भूख लगी है, और आपने कह दिया हाँ, तो आप समझिए कि उस 100 नंबर के पेपर में से 33 नंबर का क्वेश्चन तो आपने फोन पर ही गलत करवा दिया, मतलब फोन पर ही बता दिया कि आप भूखे हो। बाकी जो हिस्से हैं उनमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं आपको पहले यहां पर बता ही देता हूं कैसे ये लोग डिसाइड करते हैं। बड़ा ही मतलब आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना हाल क्या है ये कोई और बता रहा है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 पैमाने इन लोगों ने रखे हैं, और उन 4 पैमानों को जब हम देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही विचित्र होता है। मतलब इसमें जो नंबर मिला हमें वो नंबर दुनिया में कहां डला है ये देखना बड़ा होता है। तो पहला ये पूछते हैं कि साहब आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो क्या, भूख लगी है क्या? तो ये भूख लगी है ये जानकारी भी आपसे फोन करके पूछते हैं, और फोन करती है गैलप नाम की एजेंसी, और वो करती है 3000 लोगों को कॉल, और कॉल करके जानकारी लेती है। यहां से इसका कितना स्कोर होता है, आपके 100% स्कोर में 1/3 ये मैटर करता है। इसके बाद नंबर 2 पर मतलब मैटर करता है, और वो है चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर क्या होता है कि बच्चे को अपनी उम्र के हिसाब से हाइट मिली कि नहीं मिली। 5 साल तक का अगर कोई बच्चा है और उसकी जो हाइट है वो हाइट 5 साल के औसत बच्चे जितनी है कि नहीं है, उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहा गया है। ये 1/6 अंक लेता है, यानी कि 100 नंबर के पेपर में ये 1/6 हिस्सा इसका है, मतलब कि 17-18 नंबर के आसपास इसको मैटर मिलता है। तीसरा टाइटल है चाइल्ड वेस्टिंग, और चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर भी कहा गया है कि 5 साल के बच्चे में 5 साल के बच्चे जितना वजन है कि नहीं है, तो वो 5 साल के बच्चे का जो वजन है उसको नापता है। इसको भी 1/6 हिस्सा दिया गया है इस चीज के अंदर। और चौथा हिस्सा दिया गया है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। ये आंकड़ा ही केवल एक ऐसा आंकड़ा है जिससे आप देश का वाकई में सेहत जांच सकते हो, और इसको 1/3 नंबर दिया गया है। मतलब कि 1000 जीवित बच्चों में से 5 साल तक पहुंचते हुए कितने बच्चे मर गए, और ये आंकड़ा हमारा बहुत कम है, 2.9 के आसपास हमारा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा, ऐसे में अब आप सोचिए 1/3, 1/6, 1/6, 1/6, 1/3, ठीक है, ये तो फोन करके पूछ लिया। इन दोनों को नापने का तरीका कि साहब आपके बच्चों की हाइट कम है, भाई हमारे पूरे देश में आप कैसे इस चीज को जज कर लोगे कि कौन सी तरफ की हाइट अच्छी है? हमारी सेना तक में भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कौन से क्षेत्र के लोगों की हाइट कम होती है, और उनके हिसाब से उनके क्राइटेरिया को भी कम रखा जाता है कि हाँ भाई इनके लिए इस हाइट के क्राइटेरिया को कम रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने एक जर्नलाइज क्राइटेरिया बना दिया। ऐसे ही चाइल्ड वेस्टिंग मतलब वजन भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र के लोगों में अलग अलग होता है। मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा, उत्तर भारत की तरफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां आप आएंगे तो लोगों की हाइट भी और वजन भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलता है। वहीं पूर्वोत्तर की तरफ आप चलेंगे तो लोगों का शरीर पतला है और लोगों की हाइट कम है।
ऐसे में ये चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर सैंपल को आप कैसे काउंट करेंगे? हमारा देश दुनिया के और देशों की तरह एकदम मतलब यूनानिमस नहीं है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हर तरह की डाइवर्सिटी है, लेकिन ये साहब इसको भी मानते हैं। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, इस आंकड़े को मिला लो पूरे देश में, सरकार को जज करना होता है तो इस आंकड़े पे करो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनके आंकड़े बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से, हम 55वीं रैंक पर थे 2014 में और अब हम 105वीं रैंक पर हैं। मतलब पहले हम भूखे नहीं थे, अचानक भूखे हो गए। तो अब सोचने वाली बात यह है, अचानक भूखे हो गए तो कहां से पता चला होगा? एक फिगर जो है वो आपके पास ये वाला कि हमारे कितने बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के मरने में हमारे कमी आई है, चलो अच्छी बात है। ये जो हाइट घटना है, अब सरकार तो घटाएगी नहीं कि लो आपको प्रेस कर दिया, लेकिन इन समझदारों का क्या कहना है वो सुनो कि बच्चे की हाइट क्यों घटती है या बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ता। इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है कि बोले बच्चा जब पैदा होता है ना तो अपनी मां का दूध पीता है, मां के पास रहता है, जिस तरह का खान पान वो खाएगा उसी से उसकी हाइट और लेंथ मानी जाएगी। ये सच भी है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग पे उसके पोषण का बहुत असर पड़ता है, लेकिन क्या केवल पोषण का ही असर पड़ता है? ये बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए कि आपसे यह कहा जाए कि जिस क्षेत्र में बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, आप उनको खूब खिलाकर देख लीजिए, क्या उनकी हाइट बढ़ जाएगी? नहीं। कुछ चीजों में जीन्स का भी फर्क होता है, केवल खिलाना ही फैक्टर हो ये इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता। हां, लेकिन यह भी सत्य है कि जब बच्चों को प्रॉपर आहार नहीं मिलता तो उनकी जितनी हाइट हेल्थ बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती है। और इस मामले में इनका कहना है कि हम बच्चों को पैमाना इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी माताओं ने अगर सही से पोषण नहीं लिया होगा तो फिर बच्चों की हाइट हेल्थ कैसे बढ़ेगी? माताओं ने पोषण नहीं लिया होगा और माताएं जिस तरह का मतलब जिस तरह से अगर वो एनीमिक हैं या वो अल्प पोषण का शिकार हैं तो बच्चों पर उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, ये दूसरा फैक्टर हुआ। और चीज 1/3 का जो फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिया कि ये लोग कैसे जज करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और देख लेते हैं कौन से देश हैं। तो अब आपके सामने और देश यहां पर दिख रहे हैं जो आपसे बढ़िया हैं, और अपना तो लिस्ट में नाम यहां आ रखा है। देखो ये रहा 105वें नंबर पर इंडिया दिखाई दे रहा होगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा तो मेरा कहना मान लो कि ये रहा इंडिया। हमसे ऊपर वाले देश देख लेते हैं। आओ साहब, हमसे ऊपर में इन्होंने इथोपिया रखा हुआ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला देश, जिस जगह को लोग इसलिए कंसीडर करते हैं कि यहां एनी टाइम सिविल वॉर चलता रहता है। अफ्रीकी कंट्री, ये हमसे ऊपर है। रवांडा, जो कि लोगों को इसलिए अपने यहां पर बुला रहा है ब्रिटेन से कि वो लोग ब्रिटेन से पैसा देंगे, ब्रिटेन के शरणार्थी यहां आकर रहेंगे तो ये लोग पैसा कमा लेंगे। इस गरीब देश के भी हालात हमसे बढ़िया हैं। हमसे बढ़िया और कौन सा है? बेनिन, बुर्किना फासो, मतलब वो देश जिनके ऊपर हर दुनिया की संस्था ट्राई कर रही है कि इनको कुछ खिला पिला दो तो स्वस्थ हो जाएं। मॉली, कोंगो, मतलब जो दुनिया भर में केवल इसलिए जाने जाते हैं कि इनके पोषण के हालात बहुत बुरे हैं, वो हमसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मालावी के तो हालत ही ये हैं कि इसको तो गेहूं भारत भेजता है कि भाई इनके भुखमरी के हालात है, चलो खाना भेज देते हैं। जिबूती, जो समुद्री जहाजों को लूट कर काम चला रहा है, उसके हालात हमसे बढ़िया है यार। मतलब मैं तो केवल और तो नाम चलो फिर भी जिनको आप जानते हो, जिन्हें देख करके। बांग्लादेश, क्या ही बोलें, अब इसके बारे में बोलने लायक है नहीं, इतना ज्यादा कवर कर रखा है। जिनको आप जानते हो उन देशों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, म्यांमार, पड़ोसी, जब कोई स्थिरता का लेना देना नहीं, ये लोग हमसे ऊपर डले हुए हैं। और तो और ताजिकिस्तान, घाना, इजिप्ट, अफ्रीकी कंट्री, ये हमसे ऊपर डले हुए हैं। और कौन सा कंट्री है साहब? जॉर्डन, इक्वाडोर, श्रीलंका। श्रीलंका तो 56वें पायदान पर आ रखा है भाई साहब। मतलब हालात ऐसे हैं कि क्या ही देखा जाए जिन देशों को देखने के बाद में। और तो और यार, मतलब इससे ज्यादा तो क्या होगा, जिस देश पर इजराइल बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा हो, इतने सारे लोग वहां से देश छोड़कर भाग रहे हों, उसके अंदर भी भुखमरी के हालात नहीं बताए। बताओ, मतलब लेबनान हमसे ऊपर डला हुआ है, इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? ये बात तो फिर जचने वाली बात तो लगती नहीं है भाई। बाकी तो चलो खैर ठीक है, जिनको आप नहीं जानते, लेकिन जिनकी चर्चा सुनते हैं मैं उनको आपके साथ में लेकर के आ गया हूं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर है कौन ये महानुभाव जो ऐसी रैंकिंग निकालते हैं? तो भाई साहब ये निकालते हैं वेल्थ हंगर हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा मिलकर के ये रैंक निकाली जाती है। तो भाई साहब इसको 2006 से निकाला जा रहा है। इसको निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जर्मनी के अंदर स्थित है वेल्ट हंगर हेल्थ नाम की संस्थान, इनके द्वारा मिलकर के निकाला जाता है। बच्चों के अंदर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाल करके दुनिया के
देशों को बताते हैं कि देखो क्या हो रहा है। 1960 के दशक में बनी हुई यह संस्था थी, जिसमें से जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हिल्फ जो है वो जर्मनी की संस्था है। इसके अंदर टीम मेंबर्स में फूड एंड न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के कंसल्टेंट रखे जाते हैं। इनके साथ में ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, बॉन यूनिवर्सिटी, जर्मन इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, जर्मनी के एकेडमिक एक्सपर्ट्स को ये लोग साझा करते हैं और इस प्रकार से ये अपनी रैंक निकालते हैं। ये 4 फैक्टर हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इनसे ये स्कोर निकालते हैं और इस स्कोर के अंदर कोई यहां आया हुआ है तो वो भारत है जो सीरियस कैटेगरी में है, उससे ऊपर अलार्मिंग और एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग आते हैं। ठीक है, क्या क्या कारक होते हैं वो मैंने बता दिया। अब भारत के विषय में इन लोगों का कहना यह है कि भारत में जो कुपोषण की आबादी है वो 13.7% है। 5 साल के बच्चे जिनकी हाइट कम रह गई वो 35.5% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कम रह गई। और ये बात सच भी, देखो ऐसा नहीं है, आज के समय पर रियल में ऐसा नोटिस हुआ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बच्चों की हाइट कम रहने लगी है। तुलनात्मक रूप से आप खुद भी नोटिस करते होंगे, एक जनरेशन आपको अब ऐसी दिख रही है जो तुलनात्मक रूप से कम हाइट की है। खूब अच्छे घरों में जन्म लेने वाले बच्चे, खूब खाना पीना खाने वाले बच्चे, उनकी हाइट भी कम ऑब्जर्व हो रही है। लेकिन ये जर्नलाइज डेटा निकालते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है उनका डेटा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो जान गंवा देते हैं, जिसके बारे में चाइल्ड मोर्टेलिटी मैंने कहा था, वो 2.9 है। तो हमारे लिए तो इन्होंने साहब ये 3 बड़े फैक्टर ऐसे निकाल दिए जिससे रैंक को उठाकर पीछे डाल देते हैं और हमारे बारे में कहते हैं कि आपकी स्थिति अलार्मिंग है, आप सीरियस कैटेगरी में आते हैं, मतलब सीरियस कैटेगरी में आते हैं और अब आप अलार्मिंग में जा सकते हैं। हालांकि हमारे लिए खुशखबरी ये कहते हैं कि सर आपके नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसका मतलब आप सुधर जाएंगे, आप दुनिया के बहुत से देशों की तुलना में ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप 105वें पायदान पर पड़े हैं उससे ये जमता तो कम ही है कि आप लोगों को अनाज भेजते होंगे। हमारे देश में पता नहीं सरकारें हमें ही बेवकूफ़ बना रही होती हैं क्या, आए दिन सुर्खियां आती हैं हमारे यहाँ तो साहब हमने जिम्बाब्वे को अनाज भेजा, जाम्बिया को भेजा, मालावी को भेजा। अब देखिए इसका नाम है ना ग्लोबल भुखमरी इंडेक्स है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। अब हंगर इंडेक्स में आप और हम तो खाना खाने से भूख का मतलब समझते हैं, लेकिन इन्होंने जो 3 फैक्टर अन्य निकाले, जैसे आप और मैं अगर कभी सीधे बैठकर बात कर रहे हों कि यार भूख से रिलेटेड इनमें से कौन सा पैमाना है, तो हम सबसे पहले कुपोषण को ही भूख से साइकोलॉजिकली रिलेट कर पाएंगे। बाकी जो 3 कारक हैं इन्हें आप हेल्थ सेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि शब्द अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हंगर में भूख जुड़ी है, तो भूख से हम कुपोषण को तो ऐड करते हुए दिखते हैं, लेकिन हाइट को, वजन को और 5 साल से कम उम्र में बच्चा अगर मर जा रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को हम स्वास्थ्य विभाग से जोड़ते हैं, ये भूख से जोड़ दिए उसे। तो शब्द सुनने में जो है वो भूख के साथ जाता नहीं है, लेकिन ये लोग चलवा दिए तो अब क्या ही कर सकते हैं अपन। ठीक है साहब, चलिए खैर, भारत को मजा इसी बात पर आता है कि जिस मालावी को हमने अनाज भेजा हो वो हमसे ऊपर चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है, ये न्यूज़ भी है 10 सितंबर की कि भारत ने देखो मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे इनको अनाज भेजा है और ये देश हमसे ऊपर चल रहे हैं, खा पी करके चुस्त दुरुस्त चल रहे हैं। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां आए दिन अनाज के संकट होते हैं वो बढ़िया रैंक लेकर के जी रहे हैं। तो हमें तो बड़ा ही इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों पर देख करके कि ये रैंकिंग किस तरह से बायस्ड है। बायस्ड होने के साथ साथ एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए और वो है ये आंकड़ा। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय भारत की रैंकिंग 55वीं थी। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2014 में आप 55वीं रैंक पर थे, मोदी जी ने आते ही ऐसी कौन सी छड़ी घुमाई, किसकी थाली छीन गई कि साहब पता चले थाली बजाने के चक्कर में मोदी जी ने कहा खाएगा कोई नहीं केवल बजाएगा टाइप से। 2015 में 80वीं रैंक हो गई, 16 में 97 रैंक हो गई, 17 में 100वीं रैंक, मतलब पीछे ही सरकते जा रहे हैं भाई अपन। 100, 103, 102, 94, मतलब रैंकिंग देख करके फीलिंग आ रही है कि यार मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये तो साफ साफ बायस दिखा रहा है कि आपकी डबल रैंक ले जा रहे हैं भाई। ऐसा इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता। अगर इतना जल्दी परिवर्तन छड़ी घुमाने से हो जाता तो सरकारें इसको रिवर्स भी तुरंत प्रभाव से ले आती। भाई 1 साल में अगर ये रैंकिंग पीछे गई है तो इसको उल्टा कर दो आप। कारण पता है कि इस तरह से पीछे गई है तो उस तरह से रिवर्स भी तो किया जा सकता है कि हाँ भाई इस लास्ट टाइम जो है ना सर इतनों की थोड़ी हाइट थी वो नापी थी ना तो सर नीचे आई, 1 साल में सर नीचे हो गई, 1 साल में नीचे हो गई, चलो बढ़ा देते हैं, 1-1 इंच बढ़ा देते हैं, अब ठीक है।
तो वो वाली बात भी नहीं है। तो लेकिन ये जब इस तरह की रैंकिंग देते हैं तो अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, और इस बात पे पहले भी भारत सरकार क्वेश्चन उठाती रही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमसे ऊपर हमारे पड़ोसी जिनको हम मदद भेजते हैं वो हमसे ऊपर हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स के अंदर हमने काफ़ी बार चर्चाएं की हैं, मैंने भी हर बार जब जब ये रिपोर्ट आई है तब सेशन किया है, और मैंने यही कहा है कि हम भारत के लोग दुनिया के द्वारा दी जा रही रिपोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दुनिया में 2-4 लोग मिलकर के, आप सोचो कि ये हंगर के बारे में तो ये फ़ोन करके रियल में पूछते हैं कि हाँ भाई साहब भूख लगी है टाइप से, 3000 लोगों का डेटा लेते हैं, उससे 1/3 सेक्शन ये डेवलप कर लेते हैं। 140 करोड़ लोगों में 3000 लोगों का डेटा ये बता रहा है, वो भी फ़ोन पर कि हाँ हमें भूख लगी है तो साहब उसको भूखा घोषित कर दो। ये बड़ा ही विचित्र प्रकार की स्थिति है। इसके ऊपर खूब सारे राइटअप्स पहले भी लिखे जा चुके हैं, मैं सारी बात बता चुका हूँ। पिछली बार स्मृति ईरानी जी ने भी इस बात पर अपनी तरफ से टिप्पणी देते हुए कहा था कि भाई भूखा होना किसी से भी पूछोगे तो वो कह देगा। भारत के केस में आप अगर फ़ोन करके पूछ रहे हैं 140 करोड़ के देश में कि आप भूख लगी है, तो फिर तो ये फिर पूछने लायक नहीं। तो भारत सरकार पहले भी इसको रिजेक्ट करती रही है, हमने अपनी इसकी मेथोडोलॉजी पर भी चर्चाएं की हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हमारे साथ में कुछ चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड वेस्टिंग बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पैमाने उनको नापने के अलग हैं। हमारा तरीका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इनको नोट करता है। हमारे यहाँ पे पोषण ट्रैकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, हमारे द्वारा सरकार के द्वारा बहुत से इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं ताकि हम भूख को कंट्रोल कर सकें। हंगर सिचुएशन के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा अपना स्टैटिक्स जारी किया जाता है बाकायदा, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो स्टंटिंग है वो घटी है, 38.4 से 35.5 आई है। हमारे यहाँ जो वेस्टिंग है वो 21% से लेकर 19.3% पर आ गई है। इसका मतलब हमारे देश में लगातार आंकड़े सुधर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े हमारे बिगाड़ते चले जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली भारत के अंदर जो कैलोरी फूड है, यानी कि जितनी कैलोरी एक व्यक्ति को खानी होती है, ब्रिक्स नेशंस में सबसे सस्ता उपलब्ध है। हालांकि हमारे देश में कैलोरी को मतलब पूरी तरह से पूरा होता हुआ पाना भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। हमारे देश में जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में दिक्कत, अवेयरनेस की कमी, ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमारी भूख के लिए जिम्मेदार हैं। हम किसी भी तरह से ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में भूखमरी नहीं है। हर देश में जो भी डेवलपिंग है वो इन्हीं बेसिक चुनौतियों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारी तुलना उन देशों से है कि ये कैसे संभव है। आपके आंकड़ों में अगर इन चीज़ों को आप सेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, फिलहाल के लिए सरकार के अपने स्तर पर काफ़ी सारे प्रयास हैं और सरकार निरंतर इसमें प्रयास कर रही है। ये सारा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अपनी पाठशाला.com पर। ठीक है, अच्छा, एक ज़बरदस्त सूचना आप लोगों के लिए, आप उस पर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि अब चूंकि मैं सरकारी नौकरी छोड़ चुका हूं और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद अब मेरे पास पढ़ाना ही जो मेरा अपना पैशन है उसे फॉलो करने का ही मन है, और पैशन है उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत से आइडियाज़ अपने दिमाग में लाए हैं कि मैं कैसे एजुकेशन को, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था और अब जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, तो उसमें कैसे बेस्ट तरीकों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, उस पर मेरा विचार चल रहा है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लाने का, क्योंकि बहुत से लोग चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत के अंदर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर कैसे विधानसभा, लोकसभा, नागरिकता कानून, मूल अधिकार, संसद की व्यवस्था है ना, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। मेरा तो मिशन ही ये है एक तरीके से कि जीएस जो है ना, ये जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूरे देश में पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि हर देशवासी को ये पता हो कि किस तरह से सरकारें चलती हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए मेरे दिमाग की मंशा ये है कि जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या नहीं भी करनी है, वो हमारे इन कोर्सेज़ को जब लें, तो कॉम्पिटिटिव बच्चों को ध्यान में रख करके ही मैं कोर्स लाना चाह रहा हूँ। और वो ये कि मान लीजिए आपका कोर्स लाए, कोर्स के साथ में मतलब क्लास के साथ में डेली जो पढ़ा दिया उसका डिस्कशन टेस्ट के रूप में लिया जाए, और जब अगले दिन आप क्लास में पहुँचें तो फिर आपके साथ में उस प्रॉपर तरीके को क्लास से पहले रोजाना सॉल्व करवाया जाए। एक होलिस्टिक प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी तरफ से आइडिया दीजिए कि कैसे ऑनलाइन कोर्सेज को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर प्रेजेंट किया जा सकता है ना। आपके आइडियाज़ दीजिए, क्योंकि मैं अब एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स की प्लानिंग में लगा हुआ हूं और जल्दी ही मैं वो कोर्स आप लोगों के बीच में लॉन्च करूंगा, आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप में से बहुत से लोग, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स वालों ने तो मुझसे पूछ लिया कईयों ने आकर के कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन मेरा परिवार जो आप हैं,
ये बहुत सारे दिनों, बहुत समय से इस प्रश्न को लेकर जी रहा है कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, क्या मेरे चैलेंजेस थे, कहाँ मैं अपनी दिक्कतें पा रहा था। तो उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने भी आना चाहता हूं, और उसके लिए हम एक लाइव सेशन रखेंगे, और लाइव सेशन में लाइव इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। इंटरेक्टिव से मतलब है कि आपके कमेंट्स होंगे और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। संभवतया मैं प्रयास करूंगा कि आज शाम को ही हम अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन इस तरह का रखें, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर जब कमेंट्स पढ़ा तो न्यूज़ चैनल्स में तो ये खबर है, पर मेरे अपने परिवार को ये खबर केवल न्यूज़ के माध्यम से है, उन्हें मेरे माध्यम से खबर नहीं है। तो आज फुर्सत में बैठकर बतियाने का मन है, तो मैं आपको कम्युनिटी के थ्रू या फिर किसी भी तरह से माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। संभवतया आज शाम को हम आपके सामने एक सेशन लाएंगे। आप अपने मन में बढ़िया बढ़िया प्रश्न बना लो, मैं इवेंट लगा देता हूं, आप अपने कमेंट्स में प्रश्न बता दो, या फिर ऐसा करते हैं कि लाइव में ही आकर आप पूछ लेना। आपके प्रश्नों के सभी के जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक रहेगा भाई? अल्टीमेटली तो आपके लिए आंसरेबल हूं ना मैं। तो आज शाम को मिलेंगे अंकित इंस्पायर इंडिया पर, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी किस समय पर आपके साथ सेशन होगा। ठीक है, बाकी जो लोग रिकॉर्डेड बैच पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ही पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जीएस फाउंडेशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आरएएस का 16 सब्जेक्ट का कंप्लीट फाउंडेशन बैच उपलब्ध है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद पढ़ाई के दौरान तैयार करवाए, अपनी टीम से बनवाए, वो सारे आपके लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर आज शाम को एक फ्री टेस्ट है, आप जाकर उसे दे लें। हर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एवरी 2 डेज में आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।